तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे थे एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 3 भूगोल की कक्षा 11वीं। तो हमने देख लिया था भूगर्भ की जानकारी के साधन हमने देख लिए थे, प्रत्यक्ष स्रोत हमने देख लिए थे और अप्रत्यक्ष स्रोत भी हम देख रहे थे, जिसमें कि हम भूकंप को मेजर कर रहे थे। और हमने इसके जो भी इसका हाइपोसेंटर होता है, फोकस होता है, एपिसेंटर होता है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था और हमने इसकी तरंगों के बारे में देख लिया था। तो अब हम देखेंगे तरंगों का संचरण हम देखेंगे। बाकी हमने इससे पहले का पिछले वाले लेक्चर में देख लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ये संचरित होती है तो सेलों में कंपन पैदा होते हैं। जैसे चलेंगी सेलों में क्या होगा, कंपन होगा। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समांतर होती है। मान लीजिए ये पार्टिकल है और ये मान लीजिए कि पी वेव है, तो ये ऐसे ही चलेगी जिस डायरेक्शन में ये पार्टिकल होंगे, और ये जो पार्टिकल है ये भी इसी डायरेक्शन में होंगे। तो ऐसा लिखा गया है कि ये सेम है। सेम मतलब समानांतर, मतलब पैरेलल हैं एक दूसरे के। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। जिस दिशा में पदार्थ होगा उसी दिशा में दबाव डाला जाएगा। इसके फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और सेलों में संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया होती है। अब बेसिकली होता क्या है कि जैसे ये जाएगा आगे, जब ये सेम डायरेक्शन में होगा ना, तो ये संकुचन और फैलाव होता है इसमें। ये पीछे हटेगा आगे चलेगा, पीछे हटेगा आगे चलेगा, पीछे हटेगा आगे चलेगा। तो क्या हो रहा है, इसके साथ संकुचन भी हो रहा है और फैलाव भी हो रहा है इसका। मतलब अन्य 3 तरह की तरंगें संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती है। समकोण हुआ 90 डिग्री। ऐसी तरंगें ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा में समकोण पर कंपन पैदा करती है। जो अतः यह जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार व गर्त बनाती है। अब मान लीजिए ये है आपके कण, तो ऐसे कैसे चलेगी, ऐसे 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 ऐसे। तो अब जो ये है ना, इसके किस डायरेक्शन में है, ये 90 डिग्री में होती है। ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये समानांतर उसी डायरेक्शन में जा रही है, ये ऊपर नीचे होती जाती है। ऐसा लिखा गया है। उभार और गर्त यही हुआ, उभार ये हो गया और गर्त ये हो गया। धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। एज इट इज, जो हमने कल पढ़ा था कि धरातलीय जो तरंगें होती है वो सबसे खतरनाक या फिर सबसे विनाशकारी होती है। यही दोबारा लिखा गया है यहाँ पे। तो चलिए आगे देखते हैं। जो छाया क्षेत्र है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि पी का छाया क्षेत्र क्या है, एस का छाया क्षेत्र क्या है। तो चलिए अभी हम डिस्कशन करते हैं उसके बारे में। भूकंप लेखी यंत्र, जिसे कि सिस्मोग्राफ कहा जाता है, दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती है। इससे ऐसा होता है कि जो भी दूर से तरंगें आ रही है ना, सारी अभिलेखित होती है। यदि भी कुछ क्षेत्र ऐसे हुए जहाँ कोई भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती हैं। मान लीजिए कि ये पूरा सिस्मोग्राफ है, ऐसे अज्यूम करते हैं, तो ऐसा होगा कि यहाँ आ रही है और कुछ ऐसा दिखाई देगा कि इस पोर्शन में नहीं है। तो अब देखते हैं वो कैसे होता है। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय सहायक क्षेत्र कहते हैं, मतलब शैडो जोन बन जाते हैं वो। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। मान लीजिए कि 2 भूकंप है, एक यहाँ पे हुआ और एक यहाँ पे हुआ। तो मान लीजिए इसका ये है, इधर गुजर रहा है ये, और अक्षांश हम मानते हैं कि सेम ही है। ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, मतलब ये नॉर्थ साइड में हुआ और ये साउथ वाली साइड में हुआ कहीं पे। तो इसका छाया क्षेत्र जो है हो सकता है इस तरफ का बने कुछ, ये वाला, और इसका हो सकता है इसका ये वाला बने कुछ। मतलब अलग अलग ये हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये एक ही होगा। हो सकता है ये वाला भी छाया क्षेत्र बने। तो क्या लिखा है कि हर भूकंप का जो छाया क्षेत्र है वो अलग अलग होता है। ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है सिस्मोग्राफ से। तो जो पी और एस वेव हैं इनके भी अलग अलग छाया क्षेत्र होते हैं। यह देखा जाता है कि भूकंप अधिक केंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी व एस तरंगें दोनों का ही अभिलेखन करती है। मतलब कि 105 तक जो है
वो पी भी दिखती है और एस भी दिखती है 105 डिग्री तक। भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 से परे केवल पी तरंगों का ही दर्ज करते हैं कि वो पहुंच गई है। एस तरंगे जो है वो दर्ज नहीं होती है। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 और 145 के बीच का क्षेत्र है, जहाँ दोनों प्रकार की तरंगों के लिए सहायक क्षेत्र है। अब 105 और 145 का ऐसा क्षेत्र मान लिया जाता है कि वहाँ पे दोनों ही तरंगे नहीं जाती है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे ना एक डायग्राम दिया गया है। ये मान लीजिए कि जैसे कि ये पूरी की पूरी पृथ्वी है और ये क्या है, पी है ये। अब पी वेव जो है वो ऐसे जा रही है, मान लीजिए कि यहाँ पे भूकंप हुआ कहीं पे, ऐसे जा रही है, ये इस तरफ को जा रही है और इस तरफ को जा रही है, वापस से इस तरफ को जा रही है, मतलब नीचे की तरफ को जा रही है ये। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आया 5 डिग्री, 5 डिग्री है दोनों तरफ, कितना 105 डिग्री, यहाँ तक तो जा रही है ये। अब क्या हुआ, जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि डेंसिटी क्या होती है, ये डायरेक्शन एंड स्पीड दोनों ही वेरी करता है डेंसिटी पर। तो अब क्या हो रहा है, अब मान लीजिए कि यहाँ की ना डेंसिटी कुछ और है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पी वेव है इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी और इसकी स्पीड भी चेंज होगी। मान लीजिए कि यहाँ से अब कोई आ रही है और इधर को ऐसे जा रही है, यहाँ से आ रही है इधर को ऐसे जा रही है, यहाँ से आ रही है इधर को ऐसे जा रही है, मतलब डायरेक्शन चेंज कर रही है। यहाँ पे की एक बार और दूसरी बार यहाँ पे, मतलब ऐसा कि ये गोला है ना, इसके अंदर ही सिर्फ अलग सा है और नीचे की तरफ जब वापस से, अब यहाँ जैसे कहीं मान लेते हैं हम कि क्या है, यहाँ पे रेडियस है, तो यहाँ से नीचे भी मतलब इतना जो है सेम में जा रहा है। अब इससे आगे फिर से ये वाला गोले वाला जो क्षेत्र है, ऊपर की तरफ से भी नीचे वाली तरफ से भी ये चेंज हुआ, तो फिर से डायरेक्शन चेंज होगी। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 145 डिग्री है और ये भी 145 डिग्री है। इसके अंदर फिर से हमें क्या है दिखाई दिया जा रहा है पी वेव के संदर्भ में। अब क्या है, इसमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस एरिया में दोनों तरफ। तो ये एरिया कौन सा है, ये है 105 से 145, 105 से 145। तो ये किसके लिए है, ये है पी वेव के लिए। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। तो चलिए अब एस वेव पे नज़र डालते हैं थोड़ी सी। एस वेव जो है, मान लीजिए ये यहाँ से जा रही है, इधर को जा रही है, इस डायरेक्शन को जा रही है, इसको जा रही है। यहाँ भी ना थोड़ा गलत लिख दिया एनसीईआरटी, जब आप पढ़ोगे ना, यहाँ पे पी नहीं होगा, यहाँ पे एस होगा। ये भी जा रही है, 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 ये भी जा रही है। अब क्या आया, यहाँ पे लिख दिया गया है करोड़। ये वाला इलाका जो है इससे नीचे नहीं जा पा रही है, तो ये क्या हो गया, इससे नीचे नहीं गई। जब इसमें ये आई ही नहीं, तो मान लीजिए ना कि इसके नीचे नहीं आई है और ऊपर ऊपर सारी तरफ है ये, तो इसकी इधर को भी नहीं आ पाएगी। जैसे वो आ रही थी, डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही थी पी की, और वो यहाँ पे फिर आ रही थी। तो ये क्या है, ये सिर्फ ऊपर में जा रही है। अगर ये इधर से आती तो क्या होता, ऐसे अगर यहाँ से आ रही होती ना, तो ये यहाँ जाती, यहाँ जाती, यहाँ जाती, और ऐसे ही मतलब ख़त्म हो जाती है, इस तरह कहीं पे ख़त्म हो जाती। लेकिन ऊपर से देख रहे हैं तो ये क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ से और यहाँ तक 105 तक की ये ख़त्म हो गई। और इससे आगे क्या है, ये छाया क्षेत्र है। अब छाया क्षेत्र कैसे होता है, कहीं पे धूप है तो उसकी अपोजिट क्या होगी, उसकी अपोजिट हो गया कि उसकी छाया। तो ये भी वैसे ही है कि यहाँ वो चीज़ नहीं आ रही है। अब छाया वही तो कहलाती है ना कि धूप की एब्सेंस क्या हो गई, छाया हो गई। तो ये क्या होता है, ये एस यहाँ पे नहीं आती है, तो ये छाया क्षेत्र हो गया। अब हमने कल पढ़ा था कि पी जो है वो गैस, सॉलिड, लिक्विड तीनों में चलती है, जबकि एस जो है वो सिर्फ सॉलिड में चलती है। तो हमें कुछ ना कुछ पता तो चल रहा है कि जो पी है ये नीचे भी जा रही है इधर, और एस नीचे नहीं जा रही है, तो मतलब नीचे सॉलिड नहीं है, कोई और होगा, गैस होगा या फिर लिक्विड होगा, कुछ तो होगा। और तो क्या है, ऐसे ही हमें इन चीज़ों का पता चलता है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो जो है शैडो जोन के बारे में हमने देख लिया। 105 से परे पूरे एस में तरंगे नहीं पहुंचती है, और पी में क्या होता है, 105 से 145 में तरंगे पहुंचती है। तो क्या लिखा है, एस तरंगों का सहायक क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है, बल्कि यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। जो एस है ना, इनका ना ये जो ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये 40
परसेंट के करीब है। अगर आपको भूकंप अधिकेंद्र का पता हो तो आप किसी भी भूकंप का सहायक क्षेत्र रेखांकित कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा पता चल गया ना कि उसका अधिकेंद्र, अधिकेंद्र क्या होता है, ये है सबसे पहले पहुंचती है, मतलब ये क्या होता है, एपिसेंटर। धरातल पे जो होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। मतलब उसका अगर हमें पता चल गया ना कि जो बिल्कुल 90 डिग्री पे है, यहाँ से मान लीजिए कि भूकंप शुरू हुआ और इसके जो 90 डिग्री है वो हमें पता चल गया, तो हम छाया क्षेत्र भी पता लगा सकते हैं इसका, कि 105 डिग्री कहाँ पे है। तो इस तरह से ये बातें की गई है। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ से जो हमने कल तक पढ़ा था, अभी तक पढ़ा था। हमने एक चीज़ देखी थी, फोकस देखा था हमने, हाइपोसेंटर देखा था, एपिसेंटर देखा था। हाइपोसेंटर एंड फोकस एक ही चीज़ है, एपिसेंटर अलग चीज़ है, 90 डिग्री के ऊपर होता है ये। अगर हाइपो है इधर, फोकस है इधर, तो एपी होगा यहाँ पे धरातल के ऊपर, और ये नीचे कहीं पे होगा जहाँ से भूकंप आ रहा है। तो उसके बाद हमने देखा था भूकंपीय तरंगे, और यहाँ पे क्या था, 200 लिखा हुआ था, जबकि ये 100 किलोमीटर होना था। लिथोस्फीयर जिसे कि स्थलमंडल भी कहते हैं। तो आगे क्या था, 2 टाइप की वेव्स बताई थी, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। इस तरह से हमने आगे आगे देखा था। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का भी हमने कंसेप्ट पढ़ा था, और जाना था कि एस वेव जो है वो सिर्फ सॉलिड में जाती है, जबकि पी वेव जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में जाती है। तो अभी हमने इसके बारे में आगे पढ़ लिया। भूकंपीय तरंगों का संचरण हमने देखा, छाया क्षेत्र भी हमने देखा। तो आगे का टॉपिक है भूकंप के प्रकार। प्रकार किस किस टाइप के भूकंप आते हैं। एक आता है सामान्य विवर्तनिक, जिसे कि टेक्टोनिक कहते हैं। ऐसे ही सबसे अधिक आते हैं। ये क्या होता है कि चट्टानों के सरक जाने से भ्रंश तल के किनारे जब चट्टानें हैं वो सरक जाती है, तब वैसे होते हैं। अब एक टाइप का और है जिसे कि वोल्केनिक कहते हैं, जिसे कि विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखीय भूकंप समझ जाता है। यह भूकंप अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र तक आता है। ये वोल्केनिक टाइप के होते हैं मतलब। और एक होता है खनन से भी आ जाते हैं, जैसे ज़्यादा खनन कोई कर रहा हो तो भी आ जाते हैं। कई बार परमाणु से भी आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है बांध वाले क्षेत्र से भी आ जाते हैं, रिजर्वायर इंडक्शन कहते हैं उसे। तो आगे देखते हैं भूकंपों का माप जो है, इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है हमें, रिक्टर स्केल, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है मर्केली स्केल। अब जो गहनता है, तीव्रता जो है वो कैसे मापी जाती है, आघात की, वो मापी जाती है मर्केली से। और जो ऊर्जा निकलने की तीव्रता है, मतलब भूकंपीय तीव्रता है, वो रिक्टर से है। मतलब एक से ऐसा है कि कितना नुकसान हुआ, वो होती है मर्केली से। और जो इसकी ऊर्जा से रिलेटेड है कि कितनी ऊर्जा आ रही है यहाँ से, वो होती है रिक्टर। मतलब 2 टाइप की है, एक आपकी आघात को प्रदर्शित करती है, और एक जहाँ से ये आता है तीव्रता को प्रदर्शित करती है। भूकंप के प्रभाव जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, भूमि हिलती है, धरातलीय विसंगति होती है, भूस्खलन होता है, मृदा द्रवण होता है, सॉलिड लिक्विफिकेशन, धरातल का एक तरफ झुकना होता है, हिम संकलन होता है, धरातलीय विस्थापन होता है, बांध जो है वो टूट सकता है, आग लग सकती है, इमारतें टूट सकती है, वस्तुएं गिर सकती है, सुनामी आ सकती है। तो ये सब प्रभाव थे। तो क्या लिखा है, जो 6 प्रभाव थे पहले के, उन्हें स्थल रूपों में देखते हैं, जबकि अन्य को जन और धन की हानि समझा जाता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री स्थल पर होगा, और सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती है। यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड ही रहती है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 से अधिक है तो इसके परिणाम अधिक विनाशकारी होते हैं। तो ये क्या लिखा गया है कि सुनामी वैसे तो भूकंप नहीं है, ये लहरें हैं, लेकिन फिर भी भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती है। ये भूकंपीय से ही, सुनामी मैंने पहले बताया था शायद परसों के लेक्चर में, सुनामी जो आती है उसका भी देखा जाता है। अब एक एक चीज़ आपको कनेक्ट हो रही होगी। तो आगे देखते हैं भूकंप की आवृत्ति। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है,
इसे क्या माना जाता है? प्राकृतिक आपदा माना जाता है। तीव्र भूकंप के झटकों से जन धन की हानि होती है। ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में आते हैं ज़्यादा जो भ्रंश के समीप होते हैं। ऐसे तीव्र झटके वहीं होते हैं जहाँ भ्रंश होता है। हम ज्वालामुखी व भूकंप के वितरण का वर्णन अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अब क्या है, अगले अध्याय में इसको और तरीके से बताया जाएगा कि कहाँ पे ज़्यादा आते हैं। अभी ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी है और इसका आपको पता है कि प्लेटें हैं अलग अलग। मान लीजिए ये प्लेट है, तो यहाँ पे ना जो प्लेट वगैरह का इलाका होगा वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आगे क्या लिखा है, प्राय यह देखा गया है कि रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत ही कम होती है, जो कि 1-2 वर्षों में आते हैं, जबकि हल्के भूकंप हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में होते हैं। मतलब ये जो होते हैं ना छुटपुइये या छोटे मोटे भूकंप, वो ना हर मिनट हर सेकंड चले रहते हैं। तो हमने देख लिया भूकंप को, कंप्लीट कर लिया हमने। अब अगला है पृथ्वी की संरचना, जो मैं आपको बता रहा था ना, क्रस्ट, मेंटल कोर वगैरह, वो हम कल देखेंगे। तो अभी तक रखते हैं इस लेक्चर को यहीं तक। थैंक यू सो मच।